खनिज और शक्ति संसाधन। किस कीरी सुकांता से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्रों को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगाम में नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर स्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा यथाविलयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। चित्र 3.1 में कोयले की खदान में ट्रक का भारण। क्या आप जानते हैं कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? खनिज के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। चित्र 3.2 में खनिजों का वर्गीकरण। खनिज धात्विक, अधात्विक। धात्विक खनिज में लौह और अलौह पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। शैल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें धुति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट खनिज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। और लौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातुएं यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। और धात्विक खनिजों में धातु नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण खनन, प्रवेधन, आखनन। खनन में विवृत खनन और कूपिक खनन होते हैं। खनिजों का निष्कर्षण 3 विधि कराया गया अलग अलग से: खनन, प्रवेधन, आखनन। चित्र 3.4 में अपतट तेल का प्रवेधन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। खनन वेधन, जिन्हें कूपिक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपण तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपिक खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रोवेधन कहते हैं। चित्र 3.4 में दिखाया गया सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप शैलों को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लवअयस्क, ऑन्टेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। आग्नेय और कायांतरिक शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं मैदानों और नवीन वलित पर्वतों की अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। ये आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, मकर रेखा, ये बीच में दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये स्टार वाला तांबे के लिए, चतुर्भुज वाला बक्साइट के लिए, पंचभुज वाला लोहा के लिए, पांचभुज वाला ये सब लोहा के लिए है। हिंद महासागर में तीनों मिलते हैं, कर्क रेखा, प्रशांत महासागर और नीचे दक्षिण महासागर। ये अंटार्कटिका नीचे दिखाया गया स्टार से आप तांबा और 5 साइड भुजा वाले लोहा को देख लीजिए, 4 साइड वाले बक्साइट को। एशिया इसमें देख सकते हैं, ये वाला एशिया बिल्कुल हिंद महासागर के ऊपर चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पाद है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड और अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन। कनाडियन ये आर्कटिक महासागर उत्तरी अमेरिका में ये दिखा रखा है नाव जैसी बनी हुई, कोयला के लिए, अतिभुज वाला खनिज तेल के लिए। प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यूरोप, एशिया, कर्क रेखा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी महासागर, निचले अंटार्कटिका। ये विश्व खनिज तेल और कोयले का वितरण दिखाया गया। मकर रेखा पे भी दोनों मिलते हैं, खनिज तेल और कोयला। शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका
ब्राज़ील विश्व में उच्च कोट के लौह का सबसे बड़ा उत्पाद है। चील और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पाद हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पाद है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायर विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और उंगला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पाद है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिजों निक्षेपों पूर्वानुमानों से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुपरिचित है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लौह के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध है। आओ कुछ करके सीखें। खनिजों की उपयोग की सूची बनाइए। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिका क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल्स और हवाई जहाज बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। सोचें और करें। पुनर्चक्रण, खनिज पुनः प्रयोग, कम प्रयोग, खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोगों की दर की तुलना में निर्माण की दरें बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती हैं कि शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। अधिक अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति का आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को विभिन्न विस्तृत रूप से पारंपरिक और गैर पारंपरिक संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र 3.7 में विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड।
परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। खनिज तेल के लाभ और प्राकृतिक गैस के लाभ। आसानी से परिवहनी टैंकर में चले जाते हैं, पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है। और प्राकृतिक गैस के लाभ, आसानी से परिवर्तनीय पाइप लाइन द्वारा चले जाते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ हैं, तेल से सस्ता है। इसके हानि, तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन के अन्वेषण आसान नहीं है। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ईंधन और कोयला। लाभ, ईंधन के लाभ हैं, सुप्राय है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके हानि, संग्रहण में अधिक समय उपयोग प्रदूषण फैलाने वाला है, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है और नवीकरण है। कोयला, लाभ इसका है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए प्रयुक्त होता है। इसके हानि, प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है। जल विद्युत, इसके लाभ हैं, प्रदूषण मुक्त सिंचाई और मत्स्य बढ़ावा देता है और सस्ता है। इसका हानि, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। चित्र 3.8 में। चित्र 3.9 में उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला। पौधों और जानवरों के अवशेषों जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन चीज़ों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, यह बहुतायत में पाए जाने वाली जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना कोयला है, इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। चित्र 3.10 तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रा अर्थ होता है, सैल ओलियम अर्थ होता है तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है सैल तेल है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा हैं। चित्र 3.11 में अपरिष्कृत पेट्रोलियम दिखाया गया है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है तब निर्मुक्त होती है जब
अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन को स्वच्छतर विकल्प है। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। सीएनजी कम प्रदूषण करती है डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा। जल चित्र 3.12 सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। बांधों जल विद्युत में बांधों में जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेडर जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। जल विद्युत चित्र 3.13 में जल विद्युत दिया गया है। पानी गिरता है टरबाइन पे, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से जल भंडारण और यहाँ से करंट आपको मिल जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीनीकरण है के उपयोग की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण। क्या आप जानते हैं कि विश्व के प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड का पहला सौर चलित बस अड्डा पवन का पहला बना। पवन ऊर्जा से लाभ और हानि। पहला, पवन ऊर्जा से प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ है। इससे एक हानि, ध्वनि प्रदूषण फटाफट होगा। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान है। पंछियों के लिए हानिकारक है। सौर ऊर्जा, इसका लाभ है असाम्य है, प्रदूषण मुक्त है, हानि खर्चीला है। स्रोत के विकसित होने से ऊर्जा बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा में लाभ प्रदूषण मुक्त है, असाम्य है, हानि वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में बायोगैस का लाभ है, कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैसों का उत्पादन। हानि हरित गृह प्रभाव का कारण। परमाणु ऊर्जा में लाभ, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होती है। हानि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना खर्चीला पड़ता है। भूतापीय ऊर्जा लाभ, स्वच्छ
पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि शहर में बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कूलर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं। चित्र 3.15 में सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चलती हैं। वहाँ स्थित हैं पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइड बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा है। ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम तमिलनाडु का दिखाया गया है। क्रियाकलाप। सौर कुकर कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद कर दें और इसे ट्यूब के भीतर हिस्से में रख दें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है और न बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इसी बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोत के ये चित्र 17 में परमाणु ऊर्जा दिखाया गया है। इधर विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से कनेक्ट किया है। टरबाइन बीच में है, भाप यहाँ पे है, गर्म जल इधर से जा रहा है विखंडन द्वारा उष्मा नाभिकीय रिएक्टर से। ये रहा आपका परमाणु ऊर्जा की कनेक्टिविटी पूरी 4 प्रोसेस 1 2 3 4 प्रोसेस में आपका लाइट जल जाएगा। रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, उष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है।
भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित हैं। चित्र 3.18 मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा और ख में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना दिखाया गया है। ये चित्र भूतापीय ऊर्जा के लिए दिखाया गया कुआं, जल और भाप। इधर प्राकृतिक दरारें दिखाई गई हैं। टरबाइन से कनेक्टिविटी और जनरेटर दिखाया गया। ज्वारीय ऊर्जा, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ज्वारीय ऊर्जा और ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांधों के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। ये ज्वारीय ऊर्जा चित्र 20 में दिखाए गए हैं। टरबाइन, जनरेटर, इधर उच्च ज्वार आती हैं, निम्न ज्वार में ज्वार भाटा, इधर निम्न ज्वार भाटा से उच्च ज्वार में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये ज्वारीय ऊर्जा के उदाहरण और चित्र में दिखाए गए हैं। समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्टों को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। चित्र 21 में बायोगैस दिखाया गया। कर्दम, इधर से गैस डाल दी जाती है, गैस टैंक में आ जाता है, इधर मृदा और निकास खाद और इधर उर्वरक निकल जाती है।